बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 33, 34 और 35 के साथ मैं हूँ राना अरसलान अली। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम 3 लेसन्स कवर करेंगे और हमारा टॉपिक होगा ऐसे आउटलाइन, राइटिंग एंड रिसर्च। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि राइटिंग के लिए कौन कौन से 5 स्टेप्स ज़रूरी है और फिर हम हर स्टेप को तफसीलन बयान करेंगे। तो 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप है गेटिंग आइडियाज़, यानी जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो ये ऐसे है या कोई भी राइटिंग है, उसके लिए सबसे पहले आपको आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। इसमें हम बात करेंगे 3 तरह से हम आइडियाज़ ले सकते हैं। पहला तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा है क्लस्टरिंग और तीसरा है फ्री राइटिंग। दूसरा स्टेप है मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन, यानी आइडिया लेने के बाद डिफरेंट तरीक़ों से आपने आउटलाइन बनानी है और हम यहाँ पर आउटलाइन बनाने के मुकम्मल स्टेप्स आगे आकर समझेंगे। तीसरा स्टेप है कि फ़र्स्ट ड्राफ्ट आपने बनाना है, पहला ड्राफ्ट लिखना है और चौथे नंबर पर आपने रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद लास्ट पे आपने प्रूफ रीडिंग करनी है और आपकी जो राइटिंग है वो तैयार है। तो आइए पहले स्टेप का जायज़ा लेते हैं। पहला स्टेप है हमारा गेटिंग आइडियाज़। तो जैसे आपको बताया कि आपने आइडियाज़ लेने हैं अपनी राइटिंग के लिए, किसी भी ज़रिए से ले सकते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़कर, लोगों से बातें करके, किसी टॉक शोज़ को सुनकर, किसी टीवी प्रोग्राम को देखकर या किसी भी ज़रिए से आप आइडिया ले सकते हैं। 3 तरीके जो आपकी बुक में मेंशन है, उसमें पहला तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि आपके ब्रेन में जितने भी आइडियाज़ आते जाए, आप उनको लिखते रहें। अब ये आइडियाज़ जो है, क्योंकि ब्रेन में आ रहे हैं, तो इसमें कोई स्पेशल ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है। जो कुछ भी ब्रेन में आ रहा है उसको आप लिखें, जो कुछ भी आपके समझ में आ रहा है उसको लिखें। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग। दूसरा तरीका है क्लस्टरिंग। ये तरीका ये जो स्ट्रेटजी है, इसमें आपने करना होता है कि जो आपका मेन टॉपिक है उसको आपने खाली पेज के दरमियान में लिख देना है और उससे जितनी चीज़ें लिंक हो रही है आपने उसके इर्द गिर्द लिख देनी है। तो इस तरह क्लस्टर्स बन जाएंगे और आपको फिर उनको गैदर करना, समझने में आसानी होगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मज़मून लिख रहे हैं विलेज लाइफ पर, तो आप विलेज लाइफ को बिल्कुल दरमियान में लिखें और उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको आप उसके गिर्द लिख दें। तो इस तरह से क्लस्टरिंग का फ़ायदा ये होगा कि आपको हर एक टॉपिक पर ध्यान से लिख सकेंगे। तीसरा जो तरीका है वो है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग क्या होती है कि आप अपने हाथ जो लिखता रहे, यानी आपने हाथ को रोकना नहीं है, जो कुछ भी वो लिख रहा है वो लिखता रहे। ये भी एक यूज़फुल टेक्निक है। इसमें आपने ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह के लिए रुकना नहीं है, आपने बस लिखते रहना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि चलिए आप फ़र्ज़ करें 100 जुमले लिख लेते हैं। अब 100 में से आपको कुछ ऐसे 5-6 जुमले मिल जाएंगे जो बहुत बेहतर होंगे। तो आपने जब ये 3 स्टेप्स मुकम्मल कर लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग का और यानी फ्री राइटिंग का, क्लस्टरिंग का, तो दूसरे नंबर पर आप आउटलाइन बनाना का आगाज़ करेंगे। अब आउटलाइन क्या होती है? एक ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि पैराग्राफ से ज़्यादा लंबा और कम्प्लेक्स होता है और उसको ऑर्गेनाइज़ करना उतना ही मुश्किल होता है। लिहाजा सही तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि अपनी आउटलाइंस बना लें, यानी जो ऐसे में आपने जिन जिन बातों को बयान करना है उनको आप पहले एक आउटलाइन की शक्ल दे दें। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल विलेज लाइफ पर ही ऐसे लिख रहे हैं, तो आप एक आउटलाइन दे दें हेल्थ फैसिलिटीज़ इन विलेज। एक दूसरी आउटलाइन दे दें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन विलेज। तीसरी हेडिंग दे दें कल्चर इन विलेज। तो आपने जब ये आउटलाइन बना दी, अब आप इसी आउटलाइन के मुताबिक अपने ऐसे में लिखेंगे। इस तरह से आपको हर एक टॉपिक पर लिखने का मौका मिलेगा और आपका ऐसे ज़्यादा बेहतर बन सकेगा। तो आउटलाइन लिखने के 2 वजूहत हैं। पहली वजह है कि आपके जो आइडियाज़ होते हैं आप उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, एक तरतीब दे देते हैं। दूसरा जो इसका इस्तेमाल पर्पज़ है वो ये है कि आप आसानी के साथ एनालाइज़ कर सकते हैं अपने ऐसे को, एक आइडिया के साथ दूसरे आइडिया के रिलेशन को एनालाइज़ कर सकते हैं। जैसे आगे एग्जांपल्स आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आपको कहा जाए कि आप ट्रैफिक प्रॉब्लम पर एक ऐसे लिखें, तो आप उसकी डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। पहले आपको जाहिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, फ्री राइटिंग करनी पड़ेगी जहन में, और उसके बाद आपने आउटलाइन बनानी है। फिर आप जाकर हर आउटलाइन पर लिखेंगे और आपका एक ऐसे बनेगा। जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो आप बना सकते हैं ग्रेट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नैरो स्ट्रीट्स, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स। तो आपने ये आउटलाइंस बना दी। अब आप इन आउटलाइंस पर पूरा ऐसे लिख सकते हैं और इस तरह से आपके पास एक टॉपिक में से बहुत से सब टॉपिक्स निकल आएंगे और आपको लिखने में आसानी होगी। आउटलाइन बनाने के बाद तीसरा जो स्टेप है वो है राइटिंग दी फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी पहले ड्राफ्ट को लिखना। अब आपका इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना भी आपका कॉन्टेक्स्ट बन चुका है अब तक, उसको आप डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दें। तो आप उसमें एडिशनल थॉट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर ये फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है तो आपने यहाँ पर चीज़ों को ठीक नहीं करना, बल्कि जितना कुछ भी आपके पास गैदर है आपने उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल दे देनी है। अब आपने यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना ग्रामर वगैरह में, वो आपने अगले स्टेप में जाना है। यहाँ पर आपने सब कुछ लिख देना है जो कुछ भी आपके पास मवाद है। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद चौथे नंबर पर आप करेंगे रिवाइजिंग। तो रिवाइजिंग क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग का, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जितना भी आपने चीज़ें लिख ली है उसको दोबारा से रिवाइज करना है, यानी रीराइट करना है, अपने जुमलों को बेहतर करना है। जो अननेसेसरी मटेरियल था, जो फ्री राइटिंग करते हुए आपने बहुत ज़्यादा फ्री राइटिंग कर दी, या ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो कुछ भी आपके जहन में आप उसको लिखते गए, अब आपने यहाँ से उस अननेसेसरी मटेरियल को, जो अनरेलिवेंट मटेरियल है, उसको यहाँ से हटाना है और इस तरह से आपने अपने ऐसे को इम्प्रूव करना है और रिटेन करना है। रिवाइज़ करने के बाद जब सारी ख़ामियाँ निकल गई, अननेसेसरी एलिमेंट्स निकल गए, पाँचवें नंबर पर आपने करनी है प्रूफ रीडिंग। यहाँ पर आपने अपनी स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर चेक करनी है, पंक्चुएशन चेक करनी है, या कोई भी और अगर एरर है तो उसको चेक करना है। ये होगी आपकी प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे आप मैच करके अपनी स्पेलिंग चेक करें, जिसको देखकर आप ग्रामर चेक करें। तो इसके लिए आपके पास डिक्शनरी होना ज़रूरी है ताकि आप लोग अच्छी तरह से चेक कर सके, ध्यान से समझ के जो स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, उसको आप दूर कर सकें। ओके, तो राइटिंग यानी कोई भी चीज़ लिखने के 3 मेजर स्किल्स हैं। इन 3 स्किल्स को भी आपने याद रखना है। पहला स्किल है स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बात करने का हुनर। इसमें आपने अपने आइडियाज़ को एक शक्ल देनी होती है, बोलकर आपने उसको ज़ाहिर करना होता है। दूसरे नंबर पर आपने जो इसका राइटिंग का दूसरा स्किल है वो ये कि जितने आपके पास आइडियाज़ है आपने उनको जुमलों में तब्दील करना है, आपने उनको पैराग्राफ्स में तब्दील करना है। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट स्किल है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट स्किल है बेहतर लिखने के लिए वो है स्टाइलिस्टिक, यानी आपने जो आइडियाज़ आपके पास आए थे जिनको आपने ऑर्गेनाइज़ किया था, अब आपने उनको फॉर्मेलिटी में यानी एप्रोप्रिएट टोन में लिखना है। जिस तरह से लिखना का तरीका है उस तरह से लिखना है आपने। अब राइटिंग जो है वो उसकी डेफिनेशन अगर की जाए तो राइटिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है और इसके 2 मेन टास्क होते हैं। पहला टास्क होता है आइडियाज़ को जनरेट करना और दूसरा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो आइडियाज़ आपने जनरेट किए हैं उन आइडियाज़ को एक ख़ास शेप देना और फिर उन आइडियाज़ से आपने जो है वो अपने एसेस को या अपने जितनी जो भी फॉर्मेलिटी आपके एसेज है, लेटर्स वगैरह है, उनको ज़ेब-ए-तन करना। अब हम बात करेंगे ख़ास तौर पर ऐसे के स्ट्रक्चर की। तो ऐसे के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आएगी। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी मज़ीद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, यानी ऐसे के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आगे से 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला है जनरल स्टेटमेंट्स, जबकि दूसरा है
थीसिस स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट्स तो होती है कि जो आपने उसमें आम से जुमले बयान करने हैं, जनरल स्टेटमेंट बयान करनी है। लेकिन ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ये 5 उसके फंक्शंस होते हैं, 4 या 5। पहला फंक्शन होता है कि इसमें आपने अपना मेन टॉपिक बताना होता है। दूसरा ये कि इसकी मज़ीद सब डिविजन्स आपने करनी होती है इसके अंदर। इसके अलावा आपने इसमें वो तरीका बताना होता है जिस तरीके को आप अपने ऐसे में इस्तेमाल करेंगे समझाने के लिए। और चौथा जो है वो आपने अगला जो पैराग्राफ आने वाला है उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है। तो ये आपका होगा थीसिस स्टेटमेंट। ओके, इंट्रोडक्शन जो है उसमें आपने राइट करना है जो आपके सब्जेक्ट का, जो आपका टॉपिक है, जो आपके ऐसे का मेन टॉपिक है। इसमें आपने एक्चुअली प्रॉब्लम बतानी होती है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर आपने बाद में आगे जाके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ है उसमें आपने बैकग्राउंड बनाना होता है, यानी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बताया गया है कि इस तरह से आप रीडर की अटेंशन को कैच कर सकते हैं। आप शुरू में इंट्रोडक्शन में कोई सवाल पोस्ट कर दें, जैसे आजकल सड़क पे इतने हादसा क्यों हो रहे हैं। अभी आपने सवाल पोस्ट किया तो आपका ऐसे जो है वो अट्रैक्टिव हो गया। इसी तरह आप कोटेशन से आगाज़ कर सकते हैं, किसी के कॉल से, किसी बात से, किसी तस्वीर की स्केच के ज़रिए, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसको देखकर लोगों की अट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाए। कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं, कोई एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, या फिर कोई एक्शन आप लिख सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के ज़रिए अपने व्यूअर्स की या रीडर्स की अट्रैक्शन हासिल कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन के 4 फ़ायदे होते हैं। पहला जो फ़ायदा है वो ये कि ये आपके ऐसे के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है कि आपका ऐसे आप किस चीज़ पर लिखने जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो टॉपिक है उसका बैकग्राउंड जो होता है उसके बारे में बताता है। तीसरा ये कि इसमें आपने अपने पूरे ऐसे का प्लान बताना होता है कि आप किस तरह से अपने ऐसे को लेकर चलेंगे। चौथे नंबर पर आपने रीडर का इंटरेस्ट लेकर आना होता है इसके अंदर, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछकर, या वो 8 तरीके जो ऊपर बताए गए हैं जिनसे आप रीडर की अटेंशन हासिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद दूसरे नंबर पर आप लिखना होता है मेन बॉडी। ये ऐसे का सेकंड पार्ट है, मेन बॉडी। और ये हेल्प, इसमें आपने जो पिछले इंट्रोड्यूसिंग जो पैराग्राफ था उसमें आपने जो प्रॉब्लम बताई थी या जो आपने क्वेश्चन बताए थे, इसमें आपने उनके आंसर्स देने हैं एग्जांपल्स के ज़रिए। यानी आपने मेन आइडिया जो दिया गया था आपको इंट्रोडक्शन में, उसको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब आपने बहुत से ऐसे में बहुत से पैराग्राफ होते हैं, तो आप हर पैराग्राफ में जो है वो बहुत सारी नंबर ऑफ़ डिविजन्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा ये है कि आप अपने आइडियाज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे एक दौर के वाक़यात को एक पैराग्राफ में, दूसरे आइडियाज़ को दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे आइडियाज़ को तीसरे पैराग्राफ में। तो टाइम के ज़रिए भी आप लिख सकते हैं। मेन आइडिया लिखने के बाद आखिर में आपने लिखना होता है कंक्लूजन। ये तीसरा और आखिरी स्टेप होता है ऐसे का, और इसमें आपने अपने ऐसे से हासिल किए गए कंक्लूजन को लिखना होता है। किसी भी सेंटेंस को एंड करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन आपने इस तरह लिखना है कि आपका जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन इसमें आप लिखेंगे। यानी आपने जो प्रॉब्लम लिखी थी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में और उसको आपने एक्सप्लेन किया था मेन टॉपिक में, अब आपने कंक्लूजन में उसका सलूशन बताना है। आपने इसको एज अ फाइनल एंड करना है। अब ये जो पैराग्राफ होता है कंक्लूडिंग, इसमें ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि जो आपकी पूरे ऐसे के मेन पॉइंट्स थे उनकी समरी लिख दें। दूसरे नंबर पर जो डिफरेंट स्टेट वर्ड्स थे उनकी आपने रीस्टेटमेंट करनी है। तीसरे नंबर पर आपने अपने कमेंट बताना है ऐसे पर कि आपका क्या जायज़ा है इस चीज़ के मुतल्लिक। तो हमने ये 15 मिनट से भी कम टाइम में इन 3 लेसन्स को कवर किया है। और आप जब हैंड्स आउट को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई होगी जिनमें आपको एसेस दिए गए होंगे लिखने के लिए, और एसेस ही दिए गए होंगे आपको मॉडल के तौर पर। तो मैं भी आपको एक ऐसे दे देता हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि साइंटिफिक सोसाइटी पर एक ऐसे लिखें, यानी
ब्लेसिंग ऑफ साइंस पर एक ऐसे लिखिए कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल करें ताकि मैं आपको बताऊं कि क्या आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।